तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं पवन जैंगड़ आपका चैतन्यशाला प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अपनी पढ़ाई जारी कर पा रहे होंगे। ठीक है। आज तक आपने 3 लेक्चर्स पूरे कर लिए हैं 11th क्लास फिजिक्स के। आज अपन का चौथा लेक्चर है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर एक एक सेकंड कीमती है, क्योंकि आपके एग्जाम पास आ रहे हैं। तो इसलिए आपको पढ़ाई भी जरूरी है ना। तो आपको पढ़ाई जारी रखने के लिए क्या करना है, चैतन्यशाला प्लेटफॉर्म पर जाना है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, चैतन्यशाला ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है। प्ले स्टोर पर जा करके चैतन्यशाला प्लेटफॉर्म डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके अपना नंबर और पासवर्ड यूजर आईडी बनाइए, लॉगिन करिए उसको। लॉगिन करने के बाद ऐसा आइकन खुलने को मिलेगा आपको। फिर वहां जाके आपको इस प्रीमियम पर जा करके, प्रीमियम कोर्सेज पर जा करके 6 से लेकर के पूरी 12th तक क्लासें खुल जाएंगी। इस प्रकार से ये वाली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। ये क्लासें खुल जाएंगी। उसके बाद जो भी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपका जो सहपाठी मित्र हैं उनको ये चीज शेयर करिए, ताकि वो भी अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाए। वो भी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। जैसे आप कहीं गए, वहां आपको ठीक प्रकार से पढ़ाया नहीं गया, या वहां पर कोई ना कोई आपको समस्या आ रही है, तो यहाँ पर जाकर के आप एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पूरा सिलेबस एक ही प्लेटफॉर्म पर करवाया जा रहा है। तो आप अपने मित्र, अपने से छोटे और जो भी क्लासों में आपके मित्र हैं और आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको ये चीज बताइए कि चैतन्यशाला प्लेटफॉर्म डाउनलोड करिए। उसके बाद ये प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम कोर्स पे जा करके 6 से लेकर 12 क्लास खुल जाएंगी। आपको जो भी लेना है उसमें जा करके आप क्लिक करिए। जैसे 8th क्लास का लेना है, इससे व्यू पे क्लिक करेंगे। वहां पे जा करके आपके सामने ऐसे आइकन खुलेंगे। आपके सामने 3 वीडियोस आपको फ्री मिलेंगी डेमो के रूप में। आप उनको देखिए। आपको यदि समझ में आता है तो आप ऐप को परचेज कर सकते हैं। और फीस कुछ ज्यादा नहीं है। फीस मात्र आपके 6 से लेकर 10 तक की पर ईयर जो फीस रखी गई है वो 1200 रुपये रखी गई है, 1199। और 11th 12th के लिए पूरी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए 1400 या 1399 फीस रखी गई है। तो ये कोई बहुत ही कम पैसे में और कम समय में, आपके पास समय भी कम है क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयारी करवाई जा रही है। तो आप अपने जो छोटे भाई बहन हैं और आपके जो मित्र हैं उनको बताइए कि यहाँ पर ऐसी चीज मिल रही है। एक ही जगह पर पूरा कंटेंट मिल रहा है आपको। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, क्वेश्चन, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें बताई जाएंगी। बस आप अपना ऐप को सही तरह से यूज लीजिए, टाइम टू टाइम आप पढ़ाई करते रहिए। डेली आपको यदि क्लासेस डेली अटेंड करनी है, जिस प्रकार से आपको लाइव क्लासेस भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे आप जाकर के यहाँ पर भी 3 शुरू की रिकॉर्डें मिलेंगी, उसके जाकर के आप बाद आपको लाइव क्लास उपलब्ध हो पाएंगी। ठीक है। तो ये चीज अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ शेयर करिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन चल रहा था अपन का 11th क्लास का। क्या चल रहा था? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के अपन ने 3 लेक्चर्स पढ़ लिए थे। ठीक है। कितने लेक्चर्स? 3 लेक्चर्स अपन ने पढ़ लिए थे। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 7, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन। आज अपन का लेक्चर है चौथा। ठीक है। चौथा लेक्चर चल रहा है। पिछले जो लेक्चर में अपन ने केपलर के नियमों के बारे में बात करी थी। केपलर का प्रथम नियम था कक्षाओं का नियम, यानी जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा नियम था क्षेत्रफलों का नियम। क्षेत्रफलों का नियम में क्या था कि
यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, अर्थात उसकी जो क्षेत्रीय चाल है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। यानी कि जो क्षेत्रीय चाल आती है dA/dt वो क्या आती है, कांस्टेंट। ये अपन ने सेकंड नियम में पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे केपलर के तीसरे नियम के बारे में। ठीक है, तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम क्या है केपलर का? केपलर का तीसरा नियम है, जैसे कोई ग्रह है, जैसे मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूं, जैसे कोई ग्रह है, ठीक है, कोई ग्रह है, ये ग्रह, ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जैसे इस प्रकार से कई सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ये कोई ग्रह है, यहाँ पर कोई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। मान के चलो ये ग्रह चक्कर लगा रहा है, सूर्य से यहाँ तक की दूरी है r डिस्टेंस है। मैंने एक गोले के रूप में लिया है, हालांकि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मैंने एक अभी एक स्फेयर के रूप में लिया है, ठीक है, वृत्ताकार यानी कि वृत्त के रूप में, सर्किल के रूप में, ठीक है। तो ये चक्कर लगा रहा है, इसकी दूरी है r, स्मॉल r दूरी पर ये ग्रह स्थित है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान के चलो जैसे ये जो ग्रह है यहाँ से अपनी दूरी तय करेगा, चलता गया चलता गया चलता गया, इस प्रकार से गया 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 गया, फिर वापस अपनी इसी स्थिति पर आ गया, वापस जा करके यहां से गया और वापस इसी स्थिति पर आ गया, यानी कि पुनः एक स्थान से गया और उसी जगह पर आ गया। तो ये इसका एक आवर्तकाल पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? एक आवर्तकाल, यानी कि इसने अपना एक चक्कर पूरा कर लिया। जो एक चक्कर जो हुआ वही क्या होगा, इसका आवर्तकाल। यानी इसने एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाया, वह क्या होगा, इसका आवर्तकाल। एक चक्कर में जो समय लगा है वो क्या होगा, इसका एक चक्कर में लगा समय क्या होगा, आवर्तकाल। आगे बात समझ में? आवर्तकाल क्या होगा कि कोई भी ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में एक चक्कर पूर्ण किया गया है तो वह उसका क्या होगा, आवर्तकाल। ठीक है, और ये सूर्य से यहां तक की जो दूरी है स्मॉल r, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान के चलो सूर्य से ग्रह की औसत दूरी है। सर्किल है तो सबकी दूरी यहां से यहां तक जाएगा तो r ही रहेगी, चाहे कोई सी भी ले लूं, ठीक है, r ही रहेगी। यदि अपन ने पढ़ा है पहले नियम में कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, और उसकी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन थोड़ा मोटे तौर पर जान लेते हैं कि ये जो आवर्तकाल है, एक चक्कर में लगा आवर्तकाल मान कर चलो, मान लिया टी है। आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल मान लिया टी है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है आर। औसत दूरी सूर्य से ग्रह की औसत दूरी क्या है, आर। तो केपलर के तीसरे नियम के अनुसार क्या है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रह की जो आवर्तकाल है, सूर्य के चारों लगा रहे ग्रह का जो आवर्तकाल है उसका वर्ग, यानी आवर्तकाल क्या है, टी, इसका वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी, औसत दूरी क्या है, आर, औसत दूरी क्या है, आर, औसत दूरी के घन, घन मतलब क्यूब पावर 3 के घन के समानुपाती होता है। यानी जो टी स्क्वायर है वो आर क्यूब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो कैसे परिभाषित करेंगे, यहां पर मोटे तौर पर परिभाषित करेंगे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे ग्रह का आवर्तकाल सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। यानी कि आवर्तकाल का जो वर्ग है वो औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, ये केपलर का कौन सा नियम है, तीसरा नियम। अपन के इसकी बेस पर क्वेश्चन करेंगे, आगे प्रश्न भी करेंगे। यदि जैसे मैं कहूं कि मान के चलो पहले कोई ग्रह था, कोई ग्रह था, मान के चलो ये ग्रह था, ग्रह मान लिया P1। ये P1 जो ग्रह है, प्लानेट P1 है, ये चक्कर लगा रहा है और चक्कर इसने आवर्तकाल पूरा कर लिया T1 समय में, या T1 इसका आवर्तकाल है। T1 क्या है, इसका आवर्तकाल। P1 जो प्लानेट है उसका आवर्तकाल क्या है, T1। ठीक है, अब और इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लिया R1 है। कितनी है, R1। सूर्य से औसत दूरी क्या है, R1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, T1 बराबर या T1 समानुपाती R1
T1 का स्क्वायर समानुपाती R1 का क्यूब। इस प्रकार से लिख सकता हूं। यदि मैं कहूं आपसे कि यदि मैं इस औसत दूरी को कम कर दूं या आधी कर देता हूं, इस जो औसत दूरी है इसको पहले से आधी कर देता हूं, यानी कि अब R2 हो गई, तो यहाँ अब जो ये चक्कर लगाएगा इस तरीके से लगाएगा, यानी अब दूरी मैंने आधी कर दी। दूरी को आधी करने पर तो इसका जो नया आवर्तकाल है या जो नया समय है वो कितना होगा, जो नया आवर्तकाल है वो कितना होगा, यानी कि जो R1 है वो क्या कर दिया है R1/2, दूरी को औसत दूरी को कितना कर दिया है R1/2। ठीक है, तो R1/2 कर दिया, तो नया जो T2 जो समय है वो कितना होगा, इस प्रकार से अपन से ये पूछ सकता है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे अपन, इसको अपन जैसे T1 प्रोपोर्शनल किसके होगा T1 स्क्वायर का R1 का क्यूब, तो T2 पूछा है तो T2 का भी स्क्वायर बटे में दोनों तरफ भाग दे लेंगे अपन इसका, तो R2 का क्यूब, या अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं T1 बटे T2। ध्यान से देखो T1 बटे T2 दोनों का क्या कर दिया वर्ग, दोनों पे है ना वर्ग समानुपाती। इस प्रकार से R1 बटे R2, यानी जो डिस्टेंस बाद में करी है वो तो R2 हो जाएगी, जो पहले थी वो R1 का क्यूब। इस प्रकार से अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, आगे ना समझ में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे समझते हैं। ये मैंने आपको एक रफली तौर पे बताया है। कौन सा है केपलर का थर्ड लॉ, कौन सा है थर्ड लॉ या तीसरा नियम, तीसरा नियम। केपलर का तीसरा नियम। ठीक है, तो ये अपन ने मोटे तौर पर जानकारी प्राप्त कर ली। अब इसको अपन किस प्रकार से सही रूप में परिभाषित करेंगे, अपन हेडिंग डालते हैं। हेडिंग क्या है अपनी, केपलर का तीसरा नियम। और तीसरा नियम क्या है, आवर्तकालों का नियम। तो केपलर का जो तीसरा नियम है वो होगा आवर्तकालों का आवर्तकालों का नियम। लॉ ऑफ टाइम पीरियड, आवर्तकाल को क्या कहेंगे, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो आवर्तकाल के नियम, जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में। तो दीर्घवृत्त कक्षा बना लेता हूं मैं इस प्रकार से, ये क्या हो गई दीर्घवृत्ताकार कक्षा। एक सेकंड, अच्छे से बना लेते हैं अपन, है ना। ये क्या हो गया दीर्घवृत्त। ठीक है, ये इसकी कौन सी अक्ष हो जाएगी बताओ, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ अक्ष। कौन सी अक्ष, दीर्घ अक्ष। और ये कौन सी होगी लघु अक्ष, कौन सी हो जाएगी लघु अक्ष। ठीक है, जो दीर्घ अक्ष है, पहले बात करते हैं लघु अक्ष की, ये कितनी है 2v, भाई बी ये है वी ये है, और ये कितनी है ए ये है ए है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2a। ठीक है, सूर्य कहां पर स्थित होता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा की नाभि पर प्रथम नियम के अनुसार, तो सूर्य कहां होगा इस जगह पे, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य सन एस, सूर्य स्थित है दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, चक्कर लगा रहा है कौन प्लानेट, जैसे ये प्लानेट है। ठीक है, ये प्लानेट है पी, ये चक्कर लगा रहा है सूर्य से, इसकी औसत दूरी है ये वाली। ठीक है, अब पहले मान लेते हैं एक सेकंड, ये प्लानेट है। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है कि
इस नियम के अनुसार, यानी कि केपलर के आवर्तकाल के नियम के अनुसार, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे ग्रह का, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे ग्रह का आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। अब अर्ध दीर्घ अक्ष कौन सी होगी? पूरी अर्ध दीर्घ अक्ष कितनी है? 2a, तो आधी कितनी होगी? a। तो ये तीसरा जो नियम है ये क्या है? जो आवर्तकाल का जो वर्ग है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष क्या है? a। अर्ध दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगी? a, a, ठीक है, उसके घन के समानुपाती होता है। तो यह कौन सा नियम है? केपलर का थर्ड लॉ। तो कैसे परिभाषित करेंगे देखिए, इस नियम के अनुसार दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार ये भी गिरगिट की तरह रंग बदलता है? इस नियम के अनुसार बोलते जाओ, दीर्घवृत्ताकार, कौन सा? दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, कक्षाओं में चक्कर, क्या? चक्कर लगा रहे ग्रह, क्या? प्लानेट, चक्कर लगा रहे ग्रह के आवर्तकाल, आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल टी, कोष्टक में ले लेता है टी का वर्ग अर्ध, कौन सी? अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती, समानुपाती होता है, ठीक है। यानी यदि सूर्य यहाँ है तो अर्ध जो दीर्घ अक्ष है यहां से लेकर के यहां तक, ये ए, इसके घन के समानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये क्या हो गया? केपलर का तीसरा नियम। आ गया बिल्कुल समझ में? कोई दिक्कत? इसके बेस पे अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपन का प्रश्न है, प्रश्न है यदि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी, यदि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी, यदि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए, बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए,
तो वर्ष में, तो एक वर्ष में तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी, ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, कितनी होगी बताओ, सॉल्व करते हैं। अपन से कहा है यदि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, बताओ। यदि मान ले अपन पहले कि ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या मान लिया, सूर्य, सन, एस, ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, ठीक है। अब प्रारंभ में मान लेते हैं इनके मध्य की दूरी डी है, कितनी है, डी। और जो पहले सूर्य, पृथ्वी, सूर्य की पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, एक वर्ष में पूरा कर लेती है, तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365। तो कितने आवर्तकाल हो गया उसका, 365। तो पहले जो दिन थे T1 वो कितना था, 365 डेज, 365 डे थे। प्रारंभ में दूरी कितनी थी, डी। जब क्या करा कि यदि पृथ्वी की सूर्य के बीच की दूरी, वर्तमान दूरी, वर्तमान दूरी मान ली अपन ने क्या है, स्मॉल डी, वर्तमान दूरी मान ली क्या, वर्तमान दूरी मान ली अपन ने क्या, स्मॉल डी। ठीक है, वर्तमान दूरी डी मान ली है, दिनों की संख्या कितनी होगी, 365। क्यों कि 365 वर्ष में एक वर्ष होते हैं। ठीक है, तो उसने किसका पूछा है कि एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, तो पहले जो आवर्तकाल था वो कितना था, 365 डे। अब पूछ रहे अपन से T2 का मान, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और सूर्य से अब दूरी क्या कर दी है, आधी कर दी है। तो अब दूरी का क्या करा है, अब दूरी का क्या करा है, आधी कर दी है। यानी अब जो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी कर दी है, D/2। अब जो T2 का मान है वो अपन को ज्ञात करना है, ये चीज अपन को निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, वर्तमान दूरी मान ली स्मॉल डी। ठीक है, तो अब अपन को T2 का मान ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो चीज दी गई है अपन को, टाइम पीरियड T1 और D1। D1 कितना है, स्मॉल डी, कितना है, डी। और D2 कितना है, D/2। दूरी आधी कर दी है भाई, वर्तमान दूरी की आधी कर दी है। T1 कितना है, 365 डे, और T2 कितना है ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अपन को फॉर्मूला क्या लगाना है, T1 अपॉन में T2 प्रोपोर्शनल का स्क्वायर प्रोपोर्शनल R1 बटे R2, यही लगाना है, यही लगाना है ना। तो क्या करते हैं अपन, T1 का मान कितना है, 365, 365 बटे T2, T2 का मान ज्ञात करना है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या इसको अपन बराबर के बराबर भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल जो भी चिन्ह आएगा वो कट जाएगा। जैसे कोई भी कांस्टेंट मान ले अपन,
के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो R1, अब R1 कितना दे रखा है अपन को, D, कितना दे रखा है, D, और R2 का मान कितना है, ये कितना हो जाएगा R2, और ये कितना हो जाएगा R1। आगे बात समझ में, ये R1 हो गया, तो 365 T1 और T2, R1 का मान D और R2 कितनी कर दी है, D/2, तो D/2 कितना कर दिया, D/2 का क्यूब। तो देखो D से D कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, भाई नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा, इधर क्या होगा, स्क्वायर, स्क्वायर है ना इसका, तो T2 का मान मैं उधर ले जाऊं, T2 नीचे है, उधर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा, T2 का स्क्वायर बराबर, अब T2 को उधर ले गया, 8 ऊपर है, 8 ऊपर है, तो ये इधर आके नीचे हो जाएगा, 365 का स्क्वायर है, 365 गुणा 365 बटे 8 इधर आएगा, बटे में क्या गया 8, अब टी स्क्वायर है, यदि मैं स्क्वायर को हटाऊं तो उधर वाली जो बराबर वाली जो संख्या है उस पर क्या जाएगा, अंडर रूट, क्या जाएगा अंडर रूट, तो T2 का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 365 इंटू 365 बटे 8, यही आएगा। T2 बराबर 365 गुणा 365 है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर पे से ये तो 365 ही बचेगा। ठीक है, 365 का स्क्वायर हो जाएगा नहीं, इस प्रकार से देखो 365 का स्क्वायर बटे 8 प्रकार से आएगा ना, 365 का ये बच गया, 8 को खोलेंगे, 8 का खोलेंगे तो कितना बचेगा, 2√2, कितना बच जाएगा, 2√2। यदि मैं अंडर रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका अंडर रूट 2 का कैलकुलेशन सही करने के लिए, ठीक है, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, तो ऊपर बचेगा 365 इंटू अंडर रूट 2 बटे 4, 4 से अपन इसको लेंगे, 4 नाम 36 9, और 4 से 5 में एक बार जाएगा लगभग, ठीक है, एक बार पॉइंट की समथिंग आएगा, तो अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.4, तो ये जाएगा 9.1 इंटू पॉइंट में कुछ और आएगा समथिंग, ठीक है, इंटू, और √2 का मान आएगा 1.414, ठीक है, ये √2 का मान आ गया, तो इसका मान लगभग आ जाएगा 1 का बराबर 129 के करीब। तो अब दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, लगभग 129 के बराबर, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो जो दिनों की संख्या है अब कितनी हो जाएगी 129, पहले यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी पहले की तुलना में आधी कर दे तो दिनों की संख्या घट करके 129 आ जाएगी। पहले कितने दिन थे 365, 365 पर से कितने आ गए 129, तो समझ गए ना, ये आवर्तकाल के तीसरे नियम पर या केपलर के तीसरे नियम पर आधारित क्वेश्चन था, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन करा था, उसके बाद में दूसरी चीज पढ़ी अपन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, उस पर प्रश्न किए थे, उसके बाद केपलर के नियम अभी हो गए हैं, अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, क्या ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। अब बात आती है गुरुत्वीय त्वरण, आप त्वरण तो जानते होंगे, पिछली जो अपन की क्लासें थी या पिछले जो चैप्टर है उनमें अच्छे तरीके से बता रखा है। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है जैसे यदि कोई वस्तु है वो यदि असमान वेग से चल रही है, अब असमान वेग कैसे, या तो उसका परिमाण बदल रहा है वेग का, जैसे 20 मान के चलो एक जो वस्तु है या एक कार है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, अब 20 मीटर पर सेकंड के वेग से तो चल रही है, लेकिन उसने जैसे ही डायरेक्शन चेंज कर दी तो यानी कि उसकी दिशा बदल गई, यानी कि वेग में परिवर्तन हो गया, चाल में परिवर्तन नहीं हुआ है, किसमें परिवर्तन हुआ है, वेग में, क्योंकि वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि है, ठीक है। तो जैसे ही दिशा बदली उसने, भाई गोल गोल घूम रहा है ना, गोल गोल घूमेगा, जैसे चक्कर लगेगा तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ तो क्या आएगा, त्वरण आ जाएगा, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, त्वरण। अब जिस प्रकार से न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, ठीक है, तो न्यूटन की जो पहला नियम था वो 3 समीकरण दिए न्यूटन ने गति के, बी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा दिया था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा दिया था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस। इस प्रकार से तो
जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम था, किसने बताया कि यदि कोई अ, वस्तु है, यदि कोई वस्तु है, यदि वो त्वरण है जिसका ए है, यदि कोई, जैसे मैं बता देता हूं थोड़ा सा, जो न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है वो क्या था कि यदि कोई वस्तु है जिसका m द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है, m, जैसे कोई कार है, मोटरसाइकिल है, m द्रव्यमान है, वो किसी त्वरण से गति कर रही है, त्वरण मान लेते हैं a है, कितना है, a, तो उस पर बल कितना काम करेगा, यदि उस पर मास दे रखा है और कह रहा है आपसे यदि कोई वस्तु जैसे 20 किलो की वस्तु है, या कह दे कि 500 किलो की जो वस्तु है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, तो बताओ उस पर लगने वाला या उसका अ, बल कितना होगा। तो सीधे ज्ञात कर लेंगे F बराबर ma, या बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये कौन किसका नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो m द्रव्यमान हो गया, ए क्या हो गया, त्वरण। तो जैसे 20 किलो की या 500 किलो की जो वस्तु 500 गुणा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दे दे सेकंड स्क्वायर, तो 2 गुणा 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1000, क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो जिसका बल है वो कितना हो जाएगा, कितना बल लग रहा होगा उस पर, 1000 न्यूटन। ठीक है, इस प्रकार से अपन न्यूटन की गति से, गति के दूसरे नियम से बल और त्वरण और द्रव्यमान में संबंध निकालते हैं। तो क्या होगा, F बराबर ma। ठीक है, यहाँ पर अपन को त्वरण चीजें काम में आने वाली है, इसलिए मैंने थोड़ा उसको बेस बताया किस प्रकार से अपन किसी भी वस्तु का बल याद कर सकते हैं यदि अपन को द्रव्यमान दिया है, त्वरण दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, यहाँ पर जो त्वरण है वो गति के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो अब क्या होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे से अपन कोई भी वस्तु गिरे नीचे ऊपर से, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये वस्तु है, पेन है, इसको मैं ऊपर से नीचे गिर पटकूं, ये गया, ठीक है। अब जैसे ये नीचे गया, अब मैं किसी दूसरी वस्तु, जैसे कि मान के चलो ये बोतल है, इसका इस पेन से द्रव्यमान ज्यादा है, इसको नीचे पटकूं, ठीक है, टूट जाएगी पटक दूंगा तो नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा, मेरे से पैसे ले लेंगे, है? तुम देने को तैयार हो। तो जैसे ही मैं पेन को पटका अभी, ठीक है, उसके बाद मैंने बोतल अधिक द्रव्यमान है उससे उसको पटका, तो ये क्या करते हैं, दोनों एक समान त्वरण से नीचे आती हैं। किससे आती हैं, एक समान त्वरण से। ये किसने कहा था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, गैलीलियो ने कहा था, गैलीलियो ने कहा था कि, फिर उसके बाद न्यूटन ने बताया। अब न्यूटन के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो जो पृथ्वी है वो वस्तु पर कौन सा बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जो खिंचाव उत्पन्न कर रही है, जो आकर्षण कर रही है, वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो पेन है, ये मैंने जैसे इसको छोड़ा तो पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा, यानी पृथ्वी ने अपनी तरफ इसका क्या किया, खिंचाव किया, तो पृथ्वी की तरफ गिरी। तो यही जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ये प्रभाव उत्पन्न हुआ है, जो गति उत्पन्न हुई है, यही क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। यानी जिस भी त्वरण से ये गति कर रही है वो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। और यह त्वरण एक समान होता है, यानी कि कोई भी वस्तु या कोई भी द्रव्यमान है, इसका कितनी भी बड़ी वस्तु है, यदि ऊपर से पृथ्वी की तरफ फेंकेंगे, गिरेगी, ऊपर से नीचे आएगी, तो एक समान त्वरण से आएगी, चाहे ऊपर ऐसे फेंक के मारो, चाहे बिना फेंक के मारो, ऐसे ही छोड़ दो। यह बात ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है कि जो पृथ्वी है सभी वस्तुओं को अपनी तरफ एक समान वेग से, सॉरी एक समान त्वरण से खींचती है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन, चलो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डाल लो, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी।
ठीक है, ये क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित जो गुरुत्वाकर्षण बल या खिंचाव है वह क्या कहलाएगा, इसका गुरुत्वीय प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, यानी जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय प्रभाव। जो बल गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न कर रही है या जिसके कारण पृथ्वी अपनी तरफ खिंचाव कर रही है उसको अपन क्या कहेंगे, गुरुत्वीय प्रभाव। ठीक है, उसी गुरुत्वीय प्रभाव के कारण जो गति वस्तु में उत्पन्न हुई है उसे क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। सीधी सरल भाषा में। तो चलो अपन इसको लिखते हैं थोड़ा सा। यहां लिखेंगे अपन, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल, किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल अथवा खिंचाव अथवा खिंचाव, ए भाई क्यों रंग बदल रहा है, अथवा खिंचाव क्या कहलाता है, गुरुत्व कहलाता है, गुरुत्व कहलाता है। ठीक है, गुरुत्व कहलाता है। अब इसी जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके प्रभाव में जो गति उत्पन्न हुई है उसको क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में, बल के प्रभाव में पिंड या वस्तु, पिंड या वस्तु की गति में, गति में उत्पन्न त्वरण, क्या, गति में उत्पन्न त्वरण, उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। आगे नंबर बिल्कुल समझ में, कोई दिक्कत। जो गुरुत्वीय जो त्वरण है इसे अपन इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जी से क्या प्रदर्शित करते हैं अपन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान कितना होता है, 6.67 गुणा 10⁻11। ठीक है, अब ये जो जी है इसका मान कितना प्राप्त होगा वो भी अपन निकालेंगे, प्रदर्शित करते हैं। आगे अपन समझते हैं कि इस जी का जो मान है वो कितना प्राप्त होता है, अपन को कितना प्राप्त होता है। जैसे मान के चलो पृथ्वी पर कोई स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है पृथ्वी की सतह पर, स्मॉल एम द्रव्यमान की। देखो किस प्रकार से मान लेते हैं, माना पृथ्वी की सतह पर
स्मॉल एम द्रव्यमान की स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु सतह पर रखी है। माना पृथ्वी की सतह पर एम द्रव्यमान की वस्तु रखी है, तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? F बराबर, देखो जैसे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, ये अपन की हरी भरी पृथ्वी, ठीक है। अब इस पृथ्वी पर कोई पॉइंट मास रखा है, ये पॉइंट मास रखा है सतह पर, इसकी स्मॉल एम द्रव्यमान की। अपन पृथ्वी को एक तरीके से स्फीयर मानते हैं। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार से मानते हैं? गोलाकार। हालांकि पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाकार नहीं है, वो चपटी है। कैसी है? चपटी। थोड़ी सी कैसी है? चपटी। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से, यानी कि यह जो इसके जो भूमध्य रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी की, इसके जो साइड से उभरी हुई है, और ध्रुव है जो है इन पर से थोड़ी सी पिचकी हुई है। तो पृथ्वी की एक्चुअल आकृति ये होती है। लेकिन अब देखो, इसकी त्रिज्या यदि अपन आर माने यहाँ से, तो बताओ ये क्या आर होगी क्या? नहीं। इसलिए अपन कैलकुलेट या अपनी जो संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए इसको एक गोले के रूप में मानते हैं। किसके के रूप में? गोले के रूप में। तो एक पृथ्वी को किस प्रकार से माना है अपन ने? स्फीयर के रूप में, ठीक है। हालांकि पृथ्वी कैसी नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना, चपटी होती है। और ये चीज अपन आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से क्यों होगी। और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सही बात है, बिल्कुल राइट है। तो चक्कर जब लगाती है तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करती है। तो उस घूर्णन प्रभाव के कारण भी उससे पता चलेगा कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, यानी पृथ्वी की जो ये दूरी है, रेडियस, किस प्रकार से अलग प्राप्त होगी। ये दूरी कितनी अधिक होगी कि ये कितनी कम होगी, कितना समय कहाँ पर गुरुत्वीय जो त्वरण है वो ज्यादा लगेगा, कहाँ पर कम लगेगा। ये अपन आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे। पहले अपन जान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ठीक है। तो स्फीयर के रूप में मान ली ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका क्या है? सेंटर। अब जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो पूरा हम इसके केंद्र पर मानते हैं कि जो पूरा जो द्रव्यमान है, जैसे कि कोई भी अ, परमाणु है, परमाणु है जैसे कि इस प्रकार से। तो परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं। नाभिक कहाँ होता है? परमाणु के सेंटर पे। जैसे ये नाभिक है, ये क्या है? नाभिक। इस नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पी, न्यूट्रॉन एन। और इलेक्ट्रॉन जो आसक्त हैं वो इस नाभिक के चारों ओर तरफ चक्कर लगाते हैं। यानी जो आसक्त इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इस नाभिक के चारों ओर, क्यों क्यों आकर्षित, क्यों चक्कर लगा रहे हैं? क्योंकि वो इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसा कि अपन ने आवेश के बारे में पढ़ा था कि जो विपरीत जो आवेश हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इनके बदले कोई आकर्षण बल काम कर रहा है जिसके चारों ये गति कर रहे हैं। आस्तिक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति लगा रहे हैं, गति कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जैसे अब इस परमाणु का संपूर्ण जो द्रव्यमान है वो इसके नाभिक पर केंद्रित होता है, यानी जो मास है वो यहाँ ही सेंटर में उपस्थित मानते हैं अपन, ठीक है। उसी प्रकार से जो पृथ्वी का जो मास है वो उसके सेंटर पर निहित मानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये? तो हमने मान लिया जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो क्या है? कैपिटल एम। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या मान लिया? कैपिटल एम। कितना मान लिया? कैपिटल एम, ठीक है। इसकी पृथ्वी की जो रेडियस है, त्रिज्या, वो मान लिया कैपिटल
आर, कितनी मान ली है? कैपिटल आर। ठीक है, तो इस ग्रह की इससे दूरी कितनी होगी? कैपिटल आर, यही होगी। सही बात है। ठीक है, पृथ्वी के सरफेस पर रखी है यानी सतह पर रखी है, तो आर रेडियस इसकी पृथ्वी से इसकी सेंटर जो है ओ, इससे दूरी कितनी हो जाएगी? आर दूरी हो जाएगी। ठीक है, एम द्रव्यमान की वस्तु ये है, कैपिटल एम की ये है। ठीक है, सेंटर पर मानते हैं अपन इसका मास। ठीक है, अब बात आती है कि इस पर जो लगने वाला बल है वो कितना होगा? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से क्या होगा? जी m1 m2 अपॉन में उनके बीच की दूरी आर स्क्वायर। तो जी एम स्मॉल एम उनके बीच की दूरी आर स्क्वायर, तो वो लगने वाला जो बल है वो कितना होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। आगे बात समझ में यहां तक? अब यहां पर जो लिख लेते हैं क्या क्या चीज अपन को दी है, क्या क्या चीज अपन मान रहे हैं। तो यहाँ जो कैपिटल जी है ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, नियतांक, इसका मान कितना है? 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। और जो कैपिटल एम है वो क्या है? कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान। जो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है? ये होता है पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये चीज आपको याद रखने वाली बातें हैं कि पृथ्वी की जो द्रव्यमान है वो लगभग 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। इसको किसने मापा? कैवेंडिश ने। ठीक है, प्रयोगों द्वारा। तो 6 गुणा 10 की पावर 24 क्या हो गया? किलोग्राम। और स्मॉल एम जो है वो क्या है? वस्तु का या पिंड का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, मान लिया। जो आर है कैपिटल आर, ये क्या है? पृथ्वी की क्या है? त्रिज्या। क्या है? पृथ्वी की, पृथ्वी की क्या है? त्रिज्या। ये क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो होती है लगभग 6400 किलोमीटर। कितनी? 6400 किलोमीटर, जिसको यदि मीटर में चेंज करूं तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 जीरो पहले से हैं। यदि मैं इसको 6.4, 3 पॉइंट यहां से ले लिए और 3 जीरो हो गए, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, किलोमीटर को किस में चेंज कर लिया? मीटर में। अब ये जो सारे जो मान है अपन को पता है कि जो गुरुत्व नियतांक का मान इतना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान ये होता है, और जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है आर वो ये होती है। ठीक है, इन आधार पर अपन जो फोर्स का मान है यहाँ पर निकाल लेते हैं। लेकिन अब एक बात तो ये हो गई कि समीकरण 1 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो एम द्रव्यमान की जो वस्तु है, मैंने जैसा कि आपको गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा बताई, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा क्या बताई कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है वो किसी वस्तु को अपनी तरफ खिंचाव उत्पन्न करती है, यानी उसकी गति में जो प्रभाव उत्पन्न होता है या त्वरण उत्पन्न करती है वही क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। अब यानी इस जो वस्तु है एम द्रव्यमान की, एम द्रव्यमान की जो वस्तु है, इस पर, इस पृथ्वी की तरफ एक बल काम करेगा। क्या करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कर रहा है तो वही एफ, वही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। सीधी बात है, द्रव्यमान क्या है वस्तु का? एम, तो बल इस पर कोई ना कोई बल काम करेगा उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये मान लिया अपन ने क्या है? एफ। ठीक है, एक ये न्यूटन गति के नियम, न्यूटन के सार्वत्रिक नियम के अनुसार ये अपन ने लिख लिया। अब अपन आगे बात करते हैं क्या? यदि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? स्मॉल जी से। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी है, यदि गुरुत्वीय त्वरण जी है तो और जो वस्तु है इसका द्रव्यमान कितना है? एम, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर एम ए। एम क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। ए क्या है? वस्तु का त्वरण।
तो यहाँ पर जी है वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m। तो बल कितना हो जाएगा बताइए, F बराबर m जी, स्मॉल m जी। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण जो लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, F बराबर m जी। तो लिखते हैं अपन, यदि जी गुरुत्वीय त्वरण है, यदि जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, आरोपित बल कितना हो जाएगा, F बराबर m इंटू जी। कितना हो जाएगा, F बराबर m इंटू जी। तो देखो F बराबर कितना आ गया, mg, और जो पहले जो समीकरण था वो कितना था, F बराबर जी एम वन, जी एम एम बटे आर स्क्वायर। ये भी F है, वो भी F है, दोनों F है। हाँ जी सर, दोनों F है, दोनों बराबर हैं, F है F है, तो दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देते हैं, बराबर। क्या कर देते हैं, बराबर। ठीक है, क्या कर देते हैं, बराबर। तो समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, mg बराबर, वो कितना था, जी कैपिटल M स्मॉल m बटे आर स्क्वायर। तो देखो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल M बटे आर स्क्वायर। ये मान अपन को प्राप्त हुआ, इसका गुरुत्वीय त्वरण का, यही मान प्राप्त हुआ। अब यहां से अपन को जो मान है वो पता है कि जी का मान कितना है, 6.67 गुणा 10⁻−11। पृथ्वी का जो मास है कैपिटल एम उसका कितना है, 6 गुणा 10⁻24। पृथ्वी की त्रिज्या आर है वो 6400 किलोमीटर, 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर, मीटर में रखेंगे अपन उसको। ठीक है, तो देखो वो सारे मान यहाँ पर अपन रख लेते हैं। ठीक है, वो सारे मान अपन यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, सारे मान यहाँ पर अपन रख लेते हैं। जी, एक चीज अपन पहले हम पे क्लियर कर लेते हैं। देखो जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, एम क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। स्मॉल एम जो कैंसिल हो गया, स्मॉल एम क्या था, वस्तु का द्रव्यमान। अब बताओ ये जो स्मॉल जो जी है, जो गुरुत्वीय जो त्वरण है, क्या ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, देखो कहीं है, नहीं, नहीं है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी द्रव्यमान की, वो एक समान त्वरण से गति करती है। वो एक समान त्वरण क्या आएगा, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण। तो स्मॉल जी का मापन मान निकालेंगे, वो कितना आएगा, जी बराबर कितना आ जाएगा, 6.67 गुणा 10⁻−11 गुणा एम का मान कितना था, 6 गुणा 10⁻24 बटे उसका मान कितना था, आर स्क्वायर का 6.4 गुणा 10⁻6 का स्क्वायर, यही था। ये जो वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे, मैंने तो कई बार कैलकुलेट कर लिया है, और आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग अपन को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिलती है, जो कि एक निश्चित गुरुत्वीय त्वरण होता है, किसका, पृथ्वी का। सभी ग्रहों का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो अलग अलग होता है, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी जो औसत जो गुरुत्वीय त्वरण निकल के आता है वो आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अभी जो अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, तो ये वैल्यू अपन को सीधी पुट करनी है, वहां पे कितनी होगी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं, है ना, नियत है कि नहीं, कांस्टेंट है, तो कितनी आ जाएगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो स्मॉल जी का मान है, ना तो देखो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, ना वस्तु के आयतन पर निर्भर कर रहा है, ना वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, कोई भी रेडियस का हो, कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जो जी का मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिल गया है। तो आगे अपन बात करते हैं कि ये किस प्रकार से किस चीज पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जो पृथ्वी का जो औसत मान है गुरुत्वीय त्वरण का, वो कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो त्वरण है वो कौन सी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। भाई त्वरण कैसी राशि होगी, सदिश, सदिश ही होगी ना, तो गुरुत्वीय त्वरण भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, ठीक है। इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन किधर की साइड होगी बताओ, गुरुत्वीय त्वरण की, ऑब्वियसली है, यदि कोई सरफेस पे रखी है पृथ्वी के पर, तो जो पृथ्वी है किधर आकर्षित करेगी, अपनी सेंटर की तरफ, क्योंकि उसका मास कहाँ है, सेंटर पे, सेंटर पे मानते हैं, उसका संपूर्ण केंद्र जो द्रव्यमान है वो किस पे मानते हैं, सेंटर पे। तो इसकी जो दिशा है वो किधर होगी, ग्रह की केंद्र की ओर। ये कोई भी प्लानेट है, ये तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोई भी ग्रह है, यदि कोई भी ग्रह है वो कोई वस्तु को अपनी केंद्र की तरफ आकर्षित करता है, तो गुरुत्वीय जो त्वरण है होता है उसकी डायरेक्शन ग्रह के केंद्र की तरफ होती है, और यह कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कि ये जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी की त्रिज्या पर या पृथ्वी के घनत्व पर किस प्रकार से डिपेंड करेगा। तो एक लाइन लिख लेते हैं पहले, पृथ्वी, पृथ्वी का जो सतह पर जी का औसत मान, पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना प्राप्त होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, प्राप्त होता है। गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। और इसकी जो दिशा है वो सदैव ग्रह के केंद्र की तरफ होती है, ठीक है। इसकी दिशा सदैव ग्रह के केंद्र की ओर होती है, ठीक है, ग्रह के केंद्र की ओर होती है। अब बात करते हैं अपन की जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या निकल के आया, जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आया, क्या आया, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर, एम पृथ्वी का द्रव्यमान, आर पृथ्वी की त्रिज्या, जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, और जी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो यहां से अपन देखें, अपन जानते हैं जैसे कि घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी रो, घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, रो से, रो बराबर एम अपॉन में वी। यदि मैं एम का मान निकालू तो कितना हो जाएगा, वी इंटू रो। आयतन है, पृथ्वी को मैंने एक स्फीयर माना है, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। आयतन कितना, एम मास कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। ये मान मैं यहाँ रख देता हूँ एम का, जी बटे आर स्क्वायर, एम का मान कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यू इंटू
रो। देखो आर स्क्वायर क्यू कट गया, बचा क्या, जी बराबर 4/3 पाई जी और आर जी, यही बचा है ना, सॉरी जी नहीं रो, यही बचा है। तो यहां से अपन को पता चलता है जो जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो पृथ्वी के घनत्व पर डिपेंड कर रहा है और पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है, बाकी के कांस्टेंट है। तो ना जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के घनत्व पर डिपेंड करेगा, यानी कि जो जी है प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर और जी के, सॉरी इस कैपिटल रो के, ठीक है। तो यहां से अपन को पता चल रहा है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या और घनत्व किसी पर भी निर्भर नहीं कर रहा है। किस पर डिपेंड करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का घनत्व पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहां लिख लेते हैं अपन कि अतः गुरुत्वीय त्वरण जी किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी पृथ्वी की त्रिज्या एवं घनत्व रो घनत्व पर निर्भर करता है एवं वस्तु के द्रव्यमान त्रिज्या एवं घनत्व पर, इस बेस पर आप कोई न्यूमेरिकल पूछ ले, कोई प्रश्न पूछ ले, निर्भर नहीं करता है। यदि पूछ ले आपसे कि यदि कोई भी वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो से मैं बढ़ा करके दोगुना करके 10 किलो कर दूं तो उसका गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। आगे बात करते हैं अपन कि जैसे इससे आप समझ गए होंगे कोई भी हल्की वस्तु हो या भारी वस्तु हो वो एक समान त्वरण से गति करेगी, सही बात है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो आगे अपन क्या करेंगे, इस बेस पर एक प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं, प्रश्न। ये अपन का गुरुत्वीय त्वरण निकल के आ गया, प्रश्न है अपन का, एक सेकंड, क्वेश्चन है द्रव्यमान 500 ग्राम, द्रव्यमान 500 ग्राम के के पिंड को वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका, क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं मैं आपको, ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फेंका जाता है 20 सेकंड पश्चात, कितने सेकंड पश्चात, 20 सेकंड पश्चात यह पिंड ग्रह की सतह, यह पिंड, कोई ग्रह है, पृथ्वी नहीं है यहां पर, क्या है, कोई भी ग्रह है, पिंड की, पिंड ग्रह की सतह पर, सतह पर वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, पिंड का
पिंड का ग्रह पर भार क्या होगा, भार क्या होगा। ये आपका जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। तो ये अपन का प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि द्रव्यमान 500 ग्राम के पिंड को वेग 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यानी 500 ग्राम का कोई पिंड है, उसको अपन 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। अब जैसे ही अपन ने फेंकी सतह से, उस ग्रह की सतह से फेंका, तो वह 20 सेकंड के बाद तुरंत वापस आ जाता है, 20 सेकंड के बाद सतह पर वापस आ जाता है। तो हमसे पूछा है कि जो पिंड का है वो भार कितना होगा, पिंड का भार कितना होगा, ठीक है, ये अपन से पूछा गया है। तो जो दिया है पहले वो अपन लिख लेते हैं, बाकी अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले दिया है कि कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, 500 ग्राम, कितना है, 500 ग्राम। तो द्रव्यमान में है वो कितना दिया है पिंड का, स्मॉल एम मानते हैं अपन, बराबर कितना दिया है, 500 ग्राम, 500 ग्राम दिया है ना। 500 ग्राम पिंड को वेग किससे फेंक रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड से, यानी जो प्रारंभिक जो वेग है यू, वो कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग से फेंकेंगे, ठीक है। तो वो कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है, u बराबर 20 मीटर, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और क्या दिया है, 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, और 20 सेकंड पश्चात, 20 सेकंड पश्चात वो वापस आ जाता है। कितने सेकंड पश्चात, 20 सेकंड पश्चात यह पिंड ग्रह की सतह पर वापस आ जाता है। तो समय है वो टी है, वो क्या दे रखा है, जो समय है टी बराबर वो कितना दे रखा है, 20 सेकंड। तो बताओ उसने डिस्टेंस या विस्थापन कितना तय करा, पृथ्वी की सतह से फेंक, सॉरी ग्रह की सतह, पृथ्वी नहीं है, कोई भी ग्रह है, ग्रह की सतह से फेंका, यहाँ जैसे मैंने यहाँ से फेंका, ये सतह है, यहाँ से गया, 20 सेकंड लगे, आ गया। तो जैसे ही फेंका यहाँ आ गया, विस्थापन कितना हुआ, जीरो हुआ, जीरो हुआ ना। और प्रारंभिक वेग कितना है, यू, यू कितना देखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो विस्थापन त्वरण में संबंध कौन सा है, गति के दूसरा नियम, वो क्या आता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है, विस्थापन, तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो गति के या न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति के, सर कैसे पता चलेगा कि हमें न्यूटन का गति का पहला नियम लगाना है, दूसरा नियम लगाना है। जैसे आप क्वेश्चन करोगे उससे अप्रोच लगाएंगे, पता चल जाता है कि अपन को लगेगा क्या, कैसे, क्योंकि अपन को पता चल रहा है कि सबसे प्रारंभिक वेग से इसने फेंका, अपन को निकालना क्या है यहाँ पर, पहले त्वरण, भाई त्वरण निकालना है, तब जाके अपन उसका भार, भार क्या होगा, एफ बराबर एम जी, स्मॉल एम वस्तु का द्रव्यमान, जी त्वरण। अपन को ज्ञात क्या करना है पर, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का मान, पहले गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात कर लेंगे, फिर अपन इसका मान ज्ञात करेंगे, बल का मान एफ बराबर एम जी। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या होगा, दूसरे नियम से क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर जो ए है, ए क्या है, त्वरण, तो अपन को ज्ञात क्या करना है, गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी, क्या ज्ञात करना है, स्मॉल जी। तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, जी टी स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब बात आ रही है, यदि कोई जैसे ये वस्तु यहां से मैंने फेंकी, यहां से नीचे की तरफ आएगी, तो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो जी, केंद्र सेंटर पर, जैसे ये सेंटर है, यहां से फेंकी मैंने, ठीक है, यहां से फेंकी, जी नीचे की तरफ आएगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी नीचे की ओर होगी, यानी इसकी डायरेक्शन को किसमें लेंगे, माइनस जी। यदि नीचे की ओर मान लेंगे तो कितना होगा, माइनस जी, ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, जैसे इस प्रकार से लेते हैं ना अपन, नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, माइनस, ऊपर कौन सी होती है, प्लस। इस प्रकार से लेते जाए, बाई एक्स लेते हैं, ये तो बाई प्लस वाली हो जाएगी, ये बाई माइनस वाली, ये प्लस एक्स वाली, ये माइनस एक्स वाली, ठीक है। इस प्रकार से जो ऊपर होगा तो प्लस वाला जी लेंगे, नीचे आएगा, यदि नीचे की तरफ आएगी तो माइनस जी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी का प्रयोग करेंगे अपन किसका करेंगे, माइनस का, किसका करेंगे, माइनस का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का जी। आगे बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो
यू का मान, एस का मान कितना हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, यहाँ पर विस्थापन जो है वो कितना हो जाएगा, विस्थापन एस वाला क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जिस स्थान पर फेंकी थी उसी पर वापस आ गई, तो क्या हो जाएगा 0। तो एस का मान तो कितना आ गया 0। यू का मान कितना दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 गुणा, टी का मान कितना दे रखा है 20 सेकंड इंटू 20, ठीक है, प्लस 1/2, माइनस करेंगे इसको, माइनस है बाहर ले लेंगे इसको, माइनस 1/2 जी और 20 इंटू 20, ये होगा, ठीक है स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, तो 1/2 जी इंटू 400 बराबर कितना हो जाएगा 400, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा 200 बार, ठीक है, 200 बार कट गया, 2 से आधा हो जाएगा, जी बराबर कितना हो जाएगा 400 माइनस 200 कितना आ जाएगा 200, कितना जाएगा 200, ये किस में आया, यू का मान दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, टी का मान दे रखा है 20 सेकंड, 20 ही दे रखा है ना, एक सेकंड, सही कराना अपन ने, 20 इंटू 20 400, अरे ना 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 बेटा, गलती कर दी कैलकुलेशन, ये देखो, ये आ गया अपन का 200 जी, अपन माइनस में ले गए उसको ना, 200 जी बराबर में 400, ये आया, 200 गुणा में नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो जी बराबर कितना आ जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं इसको ना, दिखेगा नहीं आपको, देखो जी बराबर कितना हो जाएगा 400/200, तो कितना आ जाएगा जी बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आ जाएगा ना, जी का मान, त्वरण का मान कितना आ गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो ग्रह है उसका त्वरण का मान कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी जो ग्रह है उस पर जो वस्तु है उस सतह पर रखी है उसका त्वरण कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब पूछा है भार, तो भार क्या होगा, एफ बराबर एम जी, यही होता है, कोई भी वस्तु है उस पर भार कितना लगेगा, जैसे वो अपन ने बात करी थी, अपन एम द्रव्यमान की वस्तु किसी सतह पर रखी है तो उस पर कितना काम करेगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो कितना करेगा, अतः वस्तु का भार कितना होगा, एफ बराबर एम जी, तो एफ बराबर एम का मान कितना दे रखा है 500 ग्राम, 500 ग्राम, इसको यदि मैं किलोग्राम में चेंज करूं तो कितना जाएगा, 1000 का भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा 0.5 किलोग्राम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.5 गुना, जी का मान कितना हो गया 2, 2 इंटू 5 करूंगा कितना हो जाएगा 1, एफ का मान कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, कितना भार आ गया, एफ बराबर 1 न्यूटन। इस प्रकार से अपन जो गुरुत्वीय त्वरण है या गुरुत्वीय जो भार है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन गुरुत्वीय त्वरण के कारण जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके बारे में, यानी ऊंचाई पे जाने पे और गहराई में जाने पर किस प्रकार प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की यदि आप सतह से ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो किस प्रकार से वह किसी भी वस्तु को, यानी उसका त्वरण है वो किस प्रकार से प्रभावित होगा, कम होगा। मैं आपको एक सवाल देता हूं, सवाल क्या है, सवाल पूछता हूं, सवाल है आपसे, यदि मैंने आपको जैसा कि बताया गुरुत्वीय त्वरण का मान निश्चित है, जी का मान कांस्टेंट है, कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने कहा कोई वस्तु है उसको पृथ्वी से मैं ऊपर लेके जाऊं, यानी कोई भी हाइट पे रखी हुई है, पृथ्वी से किसी भी हाइट पे रखी है एम द्रव्यमान की कोई वस्तु, अब बताओ उसका
यदि जो जी का मान है, पृथ्वी त्वरण का मान, वो कम होगा या ज्यादा होगा, यानी घटेगा या बढ़ेगा। बस आपको इतना बताना है कि घटेगा या बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा घटेगा ये अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।